हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके पास कहाँ से लेकर कहाँ तक एसोसिएटेड है। 3 मई से लेकर आपके पास 9 मई तक आपके पास कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जैसे कि आप सबको बताएं कि पहले आपको क्या करने होते हैं, प्रीवियस वीक के जो क्या होते हैं आपके पास क्वेश्चन होते हैं वो पहले आप करेंगे और इसके आंसर आप यूट्यूब पर दे देंगे। और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम क्या आता है, अपॉइंटमेंट एंड पर्सन इन न्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है पहलगाम टेरर के बारे में, जो पहलगाम अटैक हुआ था, आप सबको उसके बारे में पता है। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं इस चीज़ को, मतलब इस एक पर्सन को यहाँ पर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो चलिए सारी बात करेंगे यहाँ पर और जो जो चीज़ें बनती होंगी उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहले करंट अफेयर की बात करें या पहली न्यूज़ की बात करते हैं तो क्या लिखा है बच्चे, कहता है भारत सरकार ने क्या करा है बच्चे, रिकॉन्स्टिट्यूट। गौर करना, वर्ड पे ही आपको पहले ही लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूट करा है किसको बच्चे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले बेसिक समझा देती हूँ 2-3 चीज़ें, ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए जो मैं आपके साथ बोलने जा रही हूँ। ठीक है, तो गौर करते हैं और ध्यान देते हैं और ध्यान से इस बात को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, गौर करना, हम यहाँ पे घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं या फिर जब हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी तो हो गया, देश को बचाना हो गया ना, एक तरीके से किसी भी प्रकार के थ्रेट से बचाना इंडिया को। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बेटा, इसके अंदर गौर करना 3 पार्ट्स हैं। आप ऐसा कह सकते हैं 3 पार्ट्स हैं, या इसके अंदर आप कह सकते हैं कि 3 बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, उसमें से एक सबसे पहले जो आपके पास आती है जिसका नाम आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। गौर करेंगे, पहली वाली का नाम क्या आता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखना है आपने। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे आपके पास यहाँ पर आता है स्ट्रैटेजिक, कहा जाता है इसे स्ट्रैटेजिक पुलिस ग्रुप, इसे कहा जाता है। सेकंड ग्रुप आपके पास ये वाला आ जाता है। ठीक है, और जब हम थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाला आपके पास आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। क्या नाम आता है बच्चे इसका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इस तीसरी बॉडी का नाम आता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आई थिंक समझ में आया कि जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और जो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले कौन सी बॉडी आती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी हम इसकी बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, इसका हेड हमें कौन देखने को मिलता है बच्चे, तो इसका हेड हमें देखने को मिलता है प्रधानमंत्री। जो भी देश के मतलब प्रधानमंत्री होंगे वो बाय डिफॉल्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के क्या होंगे बच्चे, आपके पास हेड होंगे। ठीक है, उसके अलावा जब हम स्ट्रैटेजिक पुलिस ग्रुप की बात करते हैं तो इसके एक चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, इसके एक चेयरपर्सन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे चेयरमैन भी लिख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं इस वाली बॉडी की, NSAB की, तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, तो ए का मतलब आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ए का मतलब हो गया आपके पास एडवाइजरी। तो इस बॉडी का मेन काम है किसको एडवाइज करना, इस मतलब बोलने का मतलब है किसको एडवाइज करना, इस नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन जिन लोगों को एडवाइस चाहिए उनको एडवाइस देना। ठीक है, आइए और बात करते हैं अब न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ क्या लिखी हुई है, गौर करना। देखो, कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से बनाया है किसको बच्चे, तो गौर करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करा है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसकी 3 बॉडीज हैं और तीसरी बॉडी की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कहता है बच्चे कि इसके अंदर क्या बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है किसको बच्चे, आलोक जोशी को, और वो क्या बने हैं, वो बने हैं यहाँ पे चेयरमैन। ठीक है, और इससे पहले ये कौन थे, तो उससे पहले ये चीफ थे किसके बच्चे, रॉ के। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, आगे कहता है द रिवैम्प्ड
कितने मेंबर बॉडी बनी है, गौर करो यहाँ पे 7 मेंबर कंप्राइजेस। अब इन ये सातों के सातों लोग हैं कौन कौन, तो ये रिटायर्ड ऑफिशियल हैं। कहाँ से बच्चे, या तो इंडिया के मिलिट्री सिस्टम से, या तो पुलिस सिस्टम से, या फिर इन्होंने डिप्लोमेटिक सर्विसेज कर रखी हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास। अब ये तो हो गई आपके पास न्यूज़। अब आते हैं फैक्ट पे और चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कहता है बच्चे जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1998 में की गई थी, याद रखना है। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे बच्चे, तो आप याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। और जब हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा अजीत डोभाल या अजीत कुमार डोभाल। इनके नाम से हम बिल्कुल ऐसे वंचित नहीं है। पहलगाम टेरर अटैक हो जाए, चाहे उरी आ जाए अपने पास, इन सब में हम किसका नाम सुन चुके हैं, अजीत कुमार डोभाल का नाम हम यहाँ पर सुन चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं फैक्ट पे। अब एक नाम हमें बीच में मिला है, नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए इनके बारे में भी 3-4 फैक्ट सीख लेते हैं। और आप ही के पंजाब का एक पेपर हुआ था, आई थिंक शायद लेबर इंस्पेक्टर था, उसमें क्वेश्चन था, उसको भी पूरे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है बच्चे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, वी है वैसे तो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब भी हम बात करते हैं, ये हमारे पास कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आप याद रखेंगे ये 3 टाइम्स क्या रह चुके हैं, हमारे पास देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहली बार कब बने थे, तो 1996 में। और याद रखना 13 दिन की सरकार थी और वो 13 दिन की सरकार गिर गई थी, याद रखेंगे आप। उसके अलावा सेकेंड टर्म जब हम बात करते हैं बेटा, तो सेकेंड टर्म आता है आपके पास 1998 से लेके 1999 कह सकते हैं, और वो लगभग 13 महीने की क्या थी यहाँ पर, इनकी सरकार थी। ठीक है, 1998 से लेकर अगर हम बात करते हैं 1999 तक। ठीक है, और उसके अलावा इनका फुल फ्लेज टेन्योर 1999 से लेकर 2004 तक हमें इनका फुल फ्लेज टेन्योर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार। वो बात अलग है बेटा, कितने कितने महीने के लिए रहे उतना तो काम का नहीं है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो फुल फ्लेज वाला टेन्योर था वो 1999 से लेकर 2004 तक हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, तो 2015 में, गौर करना, 2015 में इनको किससे नवाजा गया है बच्चे, तो इनको भारत रत्न से क्या किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला है, बिल्कुल मिला है, आप याद रखेंगे। और कब मिला है, 2015 में इनको ये मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की। इनके कंट्रीब्यूशन से हम अपने पेपर के क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, गौर करते हैं। इनका पहला कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की फील्ड में हमें देखने को मिलता है, जब स्कीम आती है सर्व शिक्षा अभियान। क्या नाम आता है बच्चे, सर्व शिक्षा अभियान, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास क्वेश्चन लेकर आई थी, उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इन्हीं प्रधानमंत्री ने एक डे सेलिब्रेट करना शुरू करवाया था, जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस हम कब से मना रहे हैं बच्चे, सन 2003 से मना रहे हैं। और किसके बोलने पर या किसने इसकी शुरुआत करी थी, तो आप याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, इन्हीं के नाम पर या इन्हीं के टेन्योर पर एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां पर गांव के अंदर बहुत सारी सड़कों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। क्लियर हो गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास किसका कंट्रीब्यूशन, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गौर करें तो एक कंट्रीब्यूशन और है जो कि बहुत मेजर है। ठीक है, गौर करते हैं। अब मैं आपको उससे पहले एक चीज़ और समझा देती हूँ। ठीक है, गौर करेंगे। देखिए, एक्चुअली में हमारे पास 2 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हो चुके हैं। तो एक हुआ था आपके पास पोखरण 1, याद रखना है, और एक हुआ था बच्चे हमारे पास जिसका नाम क्या आता है, जिसका नाम आता है पोखरण नंबर 2। ठीक है, जब हम पोखरण 1 की बात करते हैं तो पोखरण 1 इनके टाइम पर नहीं हुआ है बेटा, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। पोखरण 1 इनके टाइम पर नहीं हुआ है, और पोखरण 1 का टाइम पीरियड था 18 मई। ठीक है, तो 18 मई 1974 को
पहला पोखरण टेस्ट किया गया था, जिसका नाम क्या था हमारे पास, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखेंगे, ठीक है, क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर नहीं हुआ है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि पोखरण 2 इनके टाइम पर हुआ है, पर हम पोखरण 1 की बात भी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट था ये अपने पास। और जब हम पोखरण 2 की बात करते हैं, ये कब से कब तक हुआ था, 11 से लेकर 13 मई 1998 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1998 में किसका टेन्योर था, तो आप याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर था, ठीक है। और इसका नाम था बच्चे ऑपरेशन शक्ति। तो इस वाले टेस्ट का नाम क्या था हमारे पास, ऑपरेशन शक्ति। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने नारा दिया था जय जवान, ठीक है। अब जय जवान जय किसान किसी और का नारा है, ध्यान रखना, जय जवान जय किसान, और इनके साथ आया था एक और जय विज्ञान, ठीक है। तो ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान तो किसी और का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, ठीक है। पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान वाला पॉइंट किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी का है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन था, गौर करते हैं। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं बेटा, 25 दिसंबर हर साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन हम क्या बनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन था कि गुड गवर्नेंस डे हम किसकी याद में मनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको पहली वाली जो न्यूज़ है वो समझ में आई होगी, और जो जो इसके साथ फैक्ट आपके पास कनेक्ट होते हैं वो आप यहाँ पर कवर कर पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे, जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की बात करते हैं, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है बच्चे, नाम है एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब जब जब कोई थ्रेट आएगा किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर बॉडी का काम है कि उस थ्रेट से बचाना भी और उस थ्रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ देना, ठीक है, या एडवाइस करना, ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगली चीज, अगला करंट अफेयर क्या आता है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सेकंड कहता है बच्चे कि नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, कहां के, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, गौर करना, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। गौर करते हैं, कहता है द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या नाम है इनका, एल्बनीज याद रखो या एंथनी आप याद रखेंगे, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे काम का नहीं है पर यहाँ पढ़ लेते हैं, लेबर पार्टी आ जाता है। इनको दोबारा से अगेन करना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया का पीएम, और कौन से इलेक्शन में, जैसे हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं वहां पर क्या होते हैं, फेडरल इलेक्शन। कहता है विद दिस ही बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन विन अ प्रधानमंत्री टू विन सेकंड कॉन्सिक्यूटिव, क्या मतलब हुआ सेकंड कॉन्सिक्यूटिव का, लगातार दूसरी बार ये वहां के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या आता है, कैनबरा, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन सीखते हैं इसके साथ का, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो गौर करते हैं, ठीक है। अगर आप लोकेशन देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप एक तरफ गौर करें इंडियन ओशन है, और एक तरफ अगर आप गौर करें तो कौन सा ओशन आता है आपके पास, ये आता है पैसिफिक ओशन। तो बोलने का मतलब हो गया कि ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आइलैंड कंट्री है, गौर करना, कौन सी कंट्री है हमारे पास, ये आइलैंड कंट्री है। किन दो ओशंस के बीच में, पैसिफिक ओशन और किसके बीच में, इंडियन ओशन के बीच में हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया आपके पास यहां तक का। अब अगर हम इंडिया और किसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो दोनों की दोनों कंट्रीज किसका मेंबर है बच्चे, तो दोनों की दोनों कंट्रीज मेंबर हैं किसका, क्वाड नेशंस का, ठीक है। क्वाड 4 कंट्रीज का ग्रुप है अगर आपको याद होगा, जिसमें से 2 कंट्री कौन कौन सी आती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तीसरी आती है आपके पास आ जाएगी जापान, और उसके बाद एक आपके पास आ जाती है यूएसए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्वाड 4 कंट्रीज का क्या है, ग्रुप है। और इन चारों कंट्रीज की एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम क्या है बच्चे, मालाबार, और इसको हम कई बारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, गौर करना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नाम से क्लियर है बच्चे, ये रहा इंडियन ओशन अपने पास। तो इंडियन ओशन रिम याद करो, मैंने आपको बताया था वो रीजन जो किसके आसपास है, इंडियन ओशन के पास है, उसका भी मेंबर कौन है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी मेंबर कौन है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा
क्वाड हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ का भी मेंबर कौन है बच्चे? तो इंडिया तो है ही है, पर साथ में कौन है? ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कैसी कंट्री है? आइलैंड, किसके बीच की? इंडियन ओशन और किसके बीच की? पैसिफिक ओशन। ठीक है, और अगर आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं तो गौर करो, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कभी ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहां से पास होकर जा रही है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया से पास होकर जाती है? बिल्कुल जा रही है, ये आप यहां पर गौर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगला करंट अफेयर अगला आता है बेटा आपके पास यहाँ पे, प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? यमन के। ठीक है, कहाँ के हुए हैं? यमन के, और इसके साथ भी जो जो बनेगा वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले कहता है क्या नाम है बच्चे? तो अच्छा गौर करना, अगर हम बात करें द प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ऑफ यमन अपॉइंट कर रही है किसको? वहां के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये नाम था सलेम सलेह बिन बरेक। ठीक है, तो सलीम सलाम करके आप इन्हें याद कर लो, और ये नए प्रधानमंत्री बने हैं बेटा कहाँ के? यमन के, याद रखना है। ठीक है, यमन की कैपिटल क्या आती है? सना, याद रखेंगे, और करेंसी क्या आती है आपके पास? रियल भी पढ़ देते हैं इसे, या रियाल भी पढ़ देते हैं, जो आपको आसानी लगे आप उसको इस तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, गौर करते हैं ये कंट्री कहाँ पर आती है, तो गौर करने वाली बात है, ये कंट्री मिडल ईस्ट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मिडल ईस्ट जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके मिडल ईस्ट पे ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, गौर करना बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक स्टैटिक फैक्ट यहाँ पे सिखाऊंगी, वो अगर आप गौर करेंगे तो आप सीख पाएंगे। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं तो यहाँ गौर करो, एक मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा है, और अगर आप इधर चलते हैं तो ये गौर करोगे अरेबियन सी है। कौन सा अरेबियन सी है? हमारा ही वाला अरेबियन सी है, जो इंडियन ओशन के किस सॉरी मतलब इंडिया जो पेनिनसुला है, इंडियन जो पेनिनसुला है उसके वेस्ट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ कहीं अपने पास इंडिया हो गया, तो ये अरेबियन पेनिनसुला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गौर करना, इस अरेबियन पेनिनसुला से जो सामान है, ठीक है, इस तरीके से रेड सी, और रेड सी के बाद कहाँ पर एक कैनाल है, यहाँ पर कैनाल का नाम है आपके पास स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल से होते हुए कहाँ पर जाता है? मेडिटेरेनियन, और आप कह सकते हैं कि यहाँ से होते हुए यूरोप तक सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है बेटा यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ की, जो इंडिया से इंडिया मतलब इंडियन ओशन कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है आपके पास? मेडिटेरेनियन सी, बीच में रेड सी आती है, फिर उसके बाद स्वेज कैनाल आता है, और ये एरिया किसके लिए फेमस है? ग्लोबल ट्रेड के लिए फेमस होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो सीख लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, शायद अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखना बेटा, ये क्या है आपके पास यहाँ पे? अब इसको पढ़ते हैं बेब अलदेव मंदेब। ठीक है, इस तरीके से बेब एल मंदेब इसे पढ़ा जाता है, और ये एक स्ट्रेट है। गौर करना, क्या है बच्चा? यहाँ पर स्ट्रेट है ये, जैसे पाक स्ट्रेट कुछ याद करो, इंडिया श्रीलंका को जोड़ता है, वैसे ही ये स्ट्रेट है। और ये स्ट्रेट कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आता है? तो एक है डिजिबाउती, ठीक है, और एक कौन सी कंट्री है? यमन। तो यहाँ कहीं पे आती है कौन सी कंट्री? यहाँ कहीं पे आती है डिजिबाउती, और उसके उस तरफ क्या है बच्चे? यहाँ पर यमन आता है। ठीक है, तो बेब अल मंदेब स्ट्रेट कहाँ पर दिखता है? तो आप याद रखेंगे यमन और कौन सा आ गया? डिजिबाउती, इसके बीच में हमें ये देखने को मिलता है, ये स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके ठीक मेडिटेरेनियन के ऊपर ऊपर हमें यहाँ पर स्वेज कैनाल भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये रूट है, ट्रेड रूट है हमारे लिए, ग्लोबली ट्रेड रूट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले एक कह सकते हैं आप, एक कास्ट कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? हाउतीज। ये न्यूज़ में था, तो ये कहाँ के थे बच्चे? तो ये यमन के ही तो थे, जहाँ पर जिनका बड़ा भौकाल सा था उस समय पे, ट्रेड वगैरह में लूटपाट कर रहे थे। ठीक है, जो सामान आ रहा था, या इंडियन जहाज थे और भी जो जहाज थे, उनको लूटने बांटने करने का काम किसने शुरू करा था? इन हौतीज ने करा था। ठीक है, हो गया यहाँ तक का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला कहता है टोगो के नए क्या बने हैं बच्चे? प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं, समझते हैं। कहता है अगर हम बात करें द पार्लियामेंट ऑफ टोगो, अब तुम्हारा दिल है, तुम इसे टोजो भी पढ़ लो, टोगो भी पढ़ लो। ठीक है, कौन सी
कंट्री है, गौर करना बच्चे, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो पूरा अफ्रीका हो गया, और अफ्रीका के वेस्ट में आपको ये कंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम क्या आता है, टोगो। ठीक है, टोगो की अगर हम बात करते हैं, इलेक्टेड किसे अपॉइंट करा इन्होंने, अब बेटा बहुत खतरनाक है, तो यहाँ पे तुम सावी दे करके याद कर लो, या सावी जो तुम्हें याद रह जाए वो आप यहाँ पर याद कर लेंगे। और कितने टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो 4 सालों के लिए। ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का टेन्योर कितना होता है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्या टेन्योर होता भी है प्रधानमंत्री का, हाँ या ना, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला कहता है ही वाज इलेक्टेड अनैनिमसली बाय 150 मेंबर्स प्रेजेंट इन द बाई कैमरल पार्लियामेंट विच कंप्राइजेस 174 सीट्स। ठीक है, चलो इतना ना भी याद रहे चलेगा, बस आपको नाम देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला कहता है, आप ऐसे बना सकते हैं, सावी टोजो दे दे, है ना, सावी टोजो दे दे, कुछ ऐसा नमोनिक बना लेंगे। और कैपिटल क्या आती है बच्चे इसकी, तो कैपिटल आती है लोम, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कैपिटल क्या आती है बच्चे, रोम, ये सॉरी लोम आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, और जब हम इस टोजो की बात करते हैं, टोजो भी कह लो, टोगो कह लो, टोगो जो कंट्री है बच्चे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी भी मेंबर है। याद रखना, टोगो किसकी मेंबर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी मेंबर है ये। प्लस आप याद रखेंगे इस जगह पर हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, तो अगर मिनरल्स की बात की जाए तो फॉस्फेट हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी जगहों पर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और याद रखेंगे कैपिटल क्या है, तो टोजो की कैपिटल या टोगो की कैपिटल क्या आती है, लोम, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको यहां तक थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको यहां पे कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास, जर्मनी के 10वें चांसलर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब कौन होते हैं चांसलर, इतना हमारे काम का नहीं होता बेटा, बस हमें नाम याद रख लेना है पेपर के लिए। क्या नाम आता है उनका, तो आप याद रखेंगे फ्रेडरिक या फ्रेडरिच, जो भी आप याद रखें, मर्ज वाज इलेक्टेड एज द 10th चांसलर ऑफ कहां पे, जर्मनी में। याद रखेंगे। ठीक है, कितने वोटों से जीते, सच में बेटा काम का नहीं होता है। कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर अप्रूव्ड एज चांसलर ऑफ द बुंडस्टैग ऑफ बर्लिन, और यहां पर कहां पर आ गया आपके पास, जर्मनी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जर्मनी की बात करें तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये कंट्री देखने को मिलेगी, क्या नाम आता है इसका आपके पास, जर्मनी, याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी नेबरिंग कंट्रीज आप साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये नेबर, ये आ गया आपके पास जर्मनी। इधर देखो बेल्जियम, इधर देखो नीदरलैंड, इधर देखो डेनमार्क, फिर चेक रिपब्लिक आ गया, पोलैंड आ गया, और उसके बाद स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह आ जाता है। ठीक है, अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पेपर का एक स्टैटिक क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, गौर करो, यहाँ पे एक जगह दिख रही है आपको जिसका नाम है स्टुगार्ट, अगर आप देख पा रहे हैं तो। स्टुगार्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, स्टुगार्ट वही कंट्री है जहाँ पे एक इंटरनेशनल सोशलिस्टिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी वाली हुई थी यहाँ पे, तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। और अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं 1907 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी इंडियन एक फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं जिनका नाम था मैडम कामा, उनको मैडम भिक्काजी कामा भी कहा जाता है। और ये पहली औरत हुई बेटा जिन्होंने इंडिया का झंडा इंडिया के बाहर लहराया था। ठीक है, तो इंडिया का झंडा इंडिया के बाहर लहराने वाली पहली औरत कौन बनती है, तो आप याद रखेंगे कामा या मैडम कामा याद रखेंगे। और कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, कहाँ हो रही थी, स्टुगार्ट। और स्टुगार्ट किसका पार्ट है, तो आप याद रखेंगे जर्मनी का पार्ट है। क्लियर हो गया सबके पास। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज भी ने हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर हो गया सबके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अगला आता है अपने पास यहाँ पर। अगला जो है वो इसी के साथ जुड़ेगा और इसी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, गौर करना, अगला वाला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौर करते हैं क्या लिखा है बच्चे, गौर करो। पीएसी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब ये पहले पीएसी क्या होती है या पीएसी का काम क्या होता है इसके बारे में पहले बात करते हैं और इस पेज का यूज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि क्या टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, गौर करना बेटा, देखो जब आप जब आप पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, पार्लियामेंट वाला टॉपिक, ठीक है, जब जो कि आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 के बीच में आता है, उसी के बाद एक चैप्टर हम पढ़ के जाते हैं छोटा सा जिसका नाम है पार्लियामेंट्री कमेटीज। ध्यान से समझना, ठीक है, क्या नाम आता है बच्चे इसका नाम आता है पार्लियामेंट्री
कमेटीज इसका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या नाम आता है बच्चे इसका? पार्लियामेंट्री कमेटीज इसका आपको नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री कमेटी, ऐसे देखो बेटा, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें संविधान के अंदर लिखी गई हैं, ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं रैंडमली जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कमेटीज़ का गठन करना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करते हैं बेटा, 4 मेजर हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से एक आती है सबसे पहली वाली, जिसका नाम आता है आपके पास फाइनेंशियल, गौर करना, पहले वाली का नाम आता है फाइनेंशियल कमेटी, तो यहां पर आप पहला याद रखेंगे। सेकंड आती है बच्चे हमारे पास यहां पे स्टैंडिंग कमेटी, ध्यान रखना क्या नाम आता है बच्चे इसका? स्टैंडिंग कमेटी याद रखना है। तीसरी की जब हम बात करते हैं, जो चौथी आती है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आती है, क्या नाम आता है इसका? एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो कितनी होगी अपने पास? 3 होगी, और फोर्थ वाली जो है, मतलब जो 3rd नंबर पे आती है, उसका नाम आता है बच्चे आपके पास एडहॉक, और इसको हम सिलेक्ट कमेटी भी कह देते हैं। तो एडहॉक और इसी को सिलेक्ट कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब गौर करना, क्या समझने वाला है ये समझो, ठीक है, ताकि हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसे वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, गौर करो, देखो जब हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो ये 4 मेजर हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं बेटा, अनगिनत होती हैं, कुछ टेम्परेरी बेसिस पे बनती हैं, कुछ परमानेंट बेसिस पे बनती हैं, उसी में से ये 4 इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नाम है, इस लास्ट वाली से शुरू करते हैं। लास्ट वाली का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये किसके बारे में बात करेगी? ये कमेटी बिजनेस, मतलब जो लोकसभा है उसके बिजनेस, उसके रूल्स, उसके प्रिविलेजेस, इसके लोकसभा बोलने का मतलब है पार्लियामेंट के रूल्स, रेगुलेशन, प्रिविलेजेस के बारे में बात करेगी। जिसका नाम है एडहॉक और सिलेक्ट कमेटी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल ले लो आप, जीएसटी के ऊपर क्या बन गई? एक पर्टिकुलर कमेटी बन गई। ठीक है, उसके अलावा जब हम स्टैंडिंग वाली की बात करते हैं तो हेल्थ हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। और जब हम बात करते हैं किसकी? इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटी की बात करते हैं, तो इसी के अंदर पहले आप याद रखेंगे एक आती है एस्टीमेट कमेटी। गौर करना, क्या नाम आता है इसका? एस्टीमेट कमेटी याद रखना है। दूसरी वाली का नाम आता है पीएसी, कुछ याद आया? पीएसी, कौन सी वाली पीएसी? जो अभी हम न्यूज़ शुरू कर रहे थे उसका नाम क्या था? पीएसी। ठीक है, उसके अलावा एक और आती है जिसका नाम है कमेटी ऑन, ठीक है, या कमेटी अपॉन कह सकते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, ये आती हैं 3 चीज़ें किसके अंदर बच्चा? ये आती है फाइनेंशियल कमेटी के अंदर। ठीक है, और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं न्यूज़, वो किसके साथ है? वो इस पीएसी के साथ है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ठीक है, आइए देखो, गौर करते हैं क्या लिखा है। कहता है सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल, इनको रीअपॉइंट कर दिया है। किसका? इनको रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन, किसके लिए बच्चे? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो गौर करना, किस कमेटी के अंदर अपॉइंट किया गया है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। और अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट की कुछ मेजर कमेटीज़ हैं, उन मेजर कमेटीज़ में से एक कमेटी का नाम क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है, मतलब 3 और कमेटीज़ हैं। एस्टिमेट होती है, पीएसी होती है, और एक आती है कौन सी वाली? एक आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका नाम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीएसी के, तो पीएसी के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? केसी वेणुगोपाल को। क्लियर हो गया? कहता है ये जो अबाउट पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है, ये कब बनी है बच्चा? 1921। गौर करना, इसके बारे में पहली बार कहाँ मेंशन था? तो गौर करेंगे, आप सबने एक एक्ट पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें पहली बार मेंशन किया गया था। और उसके बाद कहाँ पर आता है? तो इसे फिर 1950, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, क्या काम होता है इसका? काम होता है कि क्या करके रखना? अकाउंटेबिलिटी रखना। किस में बच्चे? पब्लिक फंड, मतलब पब्लिक फंड प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड बाय एग्जामिनिंग ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से लेनी है रिपोर्ट भैया? कैग से। तो कैग काम देगा इनको पब्लिक फंड्स को चेक करने का। और ये काम कौन करता है? तो ये काम करती है ये पर्टिकुलर कमेटी। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ गौर करी होगी,
ये जो केसी वेणुगोपाल है, इन्हें अपॉइंट किसने करा है? तो गौर करो क्या लिखा है, कौन करता है? तो इन्हें अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि काम किसके साथ है? काम है पार्लियामेंट के साथ काम है, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और जब भी हम कैग की बात करते हैं तो पिछले साल ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इनका नाम है संजय के मूर्ति, याद रखेंगे, संजय के मूर्ति भी पढ़ सकते हैं, वैसे मूर्ति है, याद रखना है आपने। और जब हम इनकी बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 किसके साथ डील करता है? कैग के साथ डील करता है। और जब भी हम बात करते हैं कैग की, कैग को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, याद रखना है आपने, क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। तो इन्हें गार्डियन भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे आप इसे गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब गौर करो बेटा, एक और चीज क्या लिखी हुई है, कहता है इस कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं? गौर करना, 22। 15 कहाँ से आते हैं? लोकसभा, बाकी 7 कहाँ से आते हैं आपके पास? ये आते हैं राज्यसभा से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनका मेन काम क्या है? पैसे की ऑडिटिंग, पैसे को देखना, ये मेन काम इस बॉडी का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पास पहला सेक्शन जो कि कंप्लीट होता है। सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और सेकंड सेक्शन कौन सा वाला आता है अब आपके पास? सेकंड आता है हमारे पास नेशनल, ठीक है। आइए बात करते हैं नेशनल के बारे में, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए पहले न्यूज़ को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। न्यूज़ कहती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। गौर करना, हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए किसकी मदद लगी है, या किसके चेयरमैनशिप के अंदर बनी है? तो याद रखेंगे यूनियन होम मिनिस्टर, क्या नाम है इनका? अमित शाह। और किन मुद्दों पे नजर रखेंगे ये? तो नेशनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस मैकेनिज्म अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। अब यहां से थोड़ा सा समझते हैं, इजी भाषा में समझते हैं, ठीक है। समझिए, जब भी हम डिजास्टर की बात करते हैं, डिजास्टर मतलब क्या हो गया? आपदा। आपदा की जब भी हम बात करेंगे, ये 2 प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है नेचुरल, एक हो सकती है मैन मेड, ठीक है। नेचुरल तो वही हो गई ना, जैसे मान लो नेचुरल में अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी आ गई, ये अर्थक्वेक, ये हो गया आपके पास नेचुरल, ठीक है। और कुछ हमारी वजह से होता है, जैसे माइनिंग करना या रेडियो एक्टिव हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से, हमारी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसको? नेचर को देखने को मिलती है, ठीक है। तो गौर करते हैं क्या है, इन आपदाओं से बचने के लिए, इन आपदाओं से बचने के लिए एक कमेटी बुलाई गई है, ताकि अगर कहीं कोई डिजास्टर आता है, पहली बात तो ये मॉनसून आने वाले हैं, और अभी तो खैर गर्मी आएंगी, पर मॉनसून प्रॉपर आने वाले हैं। अगर मॉनसून आए तो मॉनसून में हमें बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर फ्लड, लिखा है ना आपके पास फ्लड, यहाँ पर फ्लड के अलावा अर्थक्वेक आ गया, पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक का तो हम एक ही नाम याद रख सकते हैं ना, कोविड-19 जैसा आ गया, एंड इंडस्ट्रियल इंसिडेंट। जब भी हम इंडस्ट्रियल इंसिडेंट की बात करते हैं तो हमें 3 दिसंबर 1984 का पॉइंट नहीं भूलना है, जब एक मैनमेड ट्रेजेडी हो गई थी जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी बच्चे? तो 3 दिसंबर 1984 को। ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है, मैनमेड फेलियर है, ये हमें वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिजास्टर मैंने आपको शुरू में समझाया 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक मैनमेड और एक कौन सा हो सकता है? नेचुरल, ठीक है। अब आइए समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर करो, देखो कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था बच्चे? 2005 में आया था। अब ध्यान देते हैं, आप सबको पता होगा कि 2004 में इंडिया में क्या आई थी बच्चे? इंडिया में नहीं, सॉरी, इंडिया के साउदर्न बेल्ट कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इंडियन ओशन के पास क्या आई थी बच्चे? सुनामी। और वो सुनामी इतनी खतरनाक थी, और इस सुनामी के आने का कारण क्या था बच्चे? इसका कारण था अर्थक्वेक, ठीक है। और अर्थक्वेक की तरंगों ने इन वेव्स को भी मचलाया, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है? सुनामी देखने को मिलती है, ठीक है। इस 2004 की सुनामी के बाद हमें रियलाइज हुआ कि एक ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम पर इस डिजास्टर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो कहता है कमेटी किसके अंदर आती है बच्चे? तो आप सॉरी, किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। उसके अलावा और कौन कौन लोग थे वहां पर? गौर करो, शिवराज सिंह
सिंह चौहान। कौन आते हैं? प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। उसके बाद निर्मला सीतारमन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती हैं। सुमन बेरी जो कि कौन है? वाइस चेयरपर्सन है किसके बच्चे? नीति आयोग के। और मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसे बचाना बच्चे? मतलब आपदा ना आने देना। वैसे आपदा तो वो तो नेचुरल फिनोमिना है ना, पर मैन मेड वाली को तो रोक ही सकते हैं। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको यहाँ पर रोकना, या उसके लिए हमें आपस में क्या करना? प्रिपेयर रहना। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास? और एक और चीज, इसी 2004 की सुनामी में आप मुझे बताएंगे इंडिया का कोई एक पॉइंट डूब चुका है। आप मुझे बताएंगे वो कौन सा पॉइंट आपके पास है। ठीक है, उसके अलावा जब भी हम सुनामी की बात करते हैं, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, गौर करना। ठीक है, कैसा वर्ड है बच्चे? जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ठीक है, हार्बर वेव्स आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला देखते हैं। अगला क्या आता है आपके पास यहाँ पे? अगला आता है FAO लॉन्चेस एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं और क्लियर करते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, आइए देखो बेटा, जब आप गौर करते हैं इस प्रकार के करंट अफेयर पे, क्या लिखा है? एम फॉर नेचर। गौर करो, हम जब से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हीं के बारे में, उसी के साथ ये एसोसिएटेड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? रोम में। और ये बॉडी कब बनी थी? 1945 में। इसने एक एम फॉर नेचर नाम का क्या करा है? इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। अब इस एम फॉर नेचर का एक फुल फॉर्म है, गौर करना क्या है? एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। ताकि क्या किया जा सके? ताकि ग्लोबली मॉनिटर किया जा सके इकोसिस्टम को, जंगलों के आसपास, वेटलैंड को देखा जा सके, ग्रासलैंड, मरीन इकोसिस्टम और डिग्रेडेड फार्मलैंड, इन सबको देखा जा सके। तो सीधी सीधी बात है, हम अपने नेचर को फिर से प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं और उसे बचाने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, कहता है दिस 4-year इनिशिएटिव वाज लॉन्च। कितने पैसों के साथ? क्या लिखा है? 7 मिलियन। और ये 7 मिलियन का जो कह सकते हैं आप अमाउंट है, वो किसके सपोर्ट से आया है? तो वो आया है यूके के सपोर्ट से। इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट विल बिगिन इन, गौर करना, इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलेगा? ब्राज़ील, साउथ अमेरिका। फिर कहाँ चलेगा? पेरू, इन कोलैबोरेशन विद FAO इंडिजीनियस पीपल यूनिट, ताकि क्या किया जा सके? वहाँ पर लोगों को मतलब नेचर को बचाने के लिए प्रोटोकॉल्स बताए जा सकें। ठीक है, अगला कहता है ये जो इनिशिएटिव है, गौर करना, FAO ने जो लॉन्च करा है, ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है किसको? टारगेट 2 कौन सा वाला बेटा? लिखा है कनमिंग। कनमिंग एक जगह है, कहाँ पर? चाइना। और कनाडा में आता है आपके पास कौन सा एरिया? मॉन्ट्रियल। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टू रिस्टोर 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। ठीक है, तो गौर करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। गौर करो, हम सबको पता है बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाली मीटिंग चलती है। तो COP जो 15 हुई थी बायोडाइवर्सिटी को लेकर, उसके अंदर क्या बोला था कि जितना भी डिग्रेडेड जमीन है इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, उसको क्या करना है? रिस्टोर करना है। पर कितनी % वाली डिग्रेडेड जमीन को? 30% वाली को। और कब तक ऐसा करना है? 2030 तक। ठीक है, तो कई बारी इसको ऐसे भी लिखा जाता है 30% ओवर 30%। ठीक है, तो गौर कर लेना, या 30% बाय 30% आप याद रखेंगे। तो 30% डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक हमें क्या करना है? ठीक करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है, वो क्या बात करता है देख लेते हैं। ठीक है, अगला कहता है कोझीकोडे सिटी है बच्चे, कहाँ पर? केरला में। ठीक है, अब सबको पता है ये रहा हमारे पास केरला। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कौन सा वाला स्टेट? केरला आ जाता है। और जब भी हम केरला की बात करते हैं, केरला के जो CM है वो कौन आते हैं बेटा? तो आप याद रखेंगे पिनियारी। अब इनका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनका नाम आता है
पिनियारी विजयन, ठीक है, पी विजयन भी कहते हैं, पी विजयन कहते हैं, जो आपका मन करे वो आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को क्या बना था हमारे पास, केरला बना था। और केरला की जो ये सिटी है जिसके बारे में हम करंट अफेयर पढ़ने, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ सिखा दूं, ये केरला वाला ये जो कोस्ट है इसे क्या नाम दिया जाता है बच्चे, तो इसे नाम दिया जाता है मालाबार कोस्ट। क्या नाम दिया जाता है इसे, मालाबार कोस्ट, ठीक है। और जब हम केरला की बात करते हैं तो केरला से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, उसमें से एक आता है आपके पास अनाईमुडी शोला, क्या नाम आता है इसका, अनाईमुडी शोला, याद रखेंगे। उसके अलावा एक आता है साइलेंट वैली, क्या नाम आता है, साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कई बारी हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। साइलेंट वैली हो गया आपके पास, ये हो गया। उसके अलावा आपके पास आता है, अब इसको पद्मा भी कहते हैं, पम्बादन, इस तरीके से नाम आता है इसका, पम्बादन आता है, सॉरी, हाँ, पम्बादम शोला जो है, पम्बादम शोला, ऐसे थोड़े और मतलब ये नेशनल पार्क भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 आप यहाँ पर मेजर याद रख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यूज़ क्या कह रही है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। गौर करो, नाम है कोझिकोडे, ध्यान रखना बच्चे, कोझिकोडे जो है उसी को हम सिटी ऑफ लिटरेचर कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। और ये सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल हमने नहीं, यूनेस्को ने दिया हुआ है, किसको, कोझिकोडे को। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो कोझिकोडे सिटी है बेटा कहाँ पर, केरला में। और यहाँ पे क्या मतलब, ये क्या बना है बच्चे, तो ये क्या बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज़, ये गौर रखना, ठीक है। ये इसका पर्टिकुलरली प्रोग्राम है, ठीक है। और इस प्रोग्राम का बच्चे मेन एम है, देखो गौर करो, हमारे घर में जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, मतलब बोलने का मतलब है जब हमारे बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं तो वो कहीं आना जाना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। वो कहीं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो घर तक सीमित रहते हैं, बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। तो उनको इस प्रकार से, जैसे उनके लिए ऐसे एक्टिविटी वाले पार्क बनाना, उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि वो एक एक चीज को एंजॉय कर सकें, इसको कहा जाता है बच्चे एज फ्रेंडली सिटीज कहा जाता है, ठीक है। या कम्युनिटीज भी आप इसे कह सकते हैं। तो कोझिकोडे इंडिया की दूसरी सिटी बनी है। पहली कौन सी आती है, कोची, याद रखेंगे। इन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन आफ्टर वेलाबाई इन श्रीलंका टू ज्वाइन द WHA GNA FCC, ये ऊपर फुल फॉर्म लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस है। हेडक्वार्टर कब आता है इसका, कहाँ पर आता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब बना है WHO, तो 7 अप्रैल को हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है WHO, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है, इंटरनेशनल, और इसके साथ भी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। आइए, पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास इंटरनेशनल वाले सेक्शन में क्या आता है कि वर्ल्ड का पहला, गौर करना, वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन। अब एनर्जी ट्रांसमिशन तो हमें ऐसा सुनने में लग रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बन रहा है कहाँ पर बच्चे, हैदराबाद में। हैदराबाद से पहले ही पेपर का क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। हैदराबाद को हम IT सिटी भी कह देते हैं, गौर करना, क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम IT सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के साथ एक और सिटी आती है जिसका नाम है सिकंदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज भी कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है, तो रिवर का नाम क्या आता है, मूसी। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, बात करते हैं, समझते हैं क्या करंट अफेयर है, ठीक है। आइए गौर करते हैं बेटा, तो अगर हम इस करंट अफेयर की बात करते हैं, ये क्या कहता है करंट अफेयर, समझना यहाँ पर। ये कहता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, जब हम बात करते हैं किसकी, हाँ, कहता है ये जो इनिशिएटिव है ये कोलैबोरेशन में लिया गया है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। क्योंकि किसकी एनिवर्सरी थी, तो 125वीं एनिवर्सरी थी किसकी, पूज्य बाबूजी महाराज, जो कि फाउंडर हैं किसके, सहज मार्ग मेडिटेशन सिस्टम के, ठीक है। आप सबको पता है बच्चे, आपने भी एक रील भी देखी होगी ना, विराट और अनुष्का भी तो भी गए थे, है ना, प्रेमानंद महाराज के पास, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो मेडिटेशन है, और मेडिटेशन को आप थोड़ा
थोड़ा सा स्पिरिचुअल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म होगा तो आप मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो बोलने का मतलब है कि ये किसके फाउंडर थे, सहज मार्ग के फाउंडर थे ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पर एक्चुअली में जो ये एनर्जी ट्रांसमिशन वर्ड है, ठीक है, गौर करना कौन सा वाला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, ये जो एनर्जी ट्रांसमिशन वाला जो वर्ड है हमारे पास, इसके अंदर मेन फोकस रहेगा बच्चे, कह सकते हैं आप इसे, इसके अंदर मेन फोकस किस पे रहेगा हमारा, प्राणहुति, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्राणहुति से कहा जाता है। प्राणहुति मतलब आप किसके ज्ञान के लिए यहाँ पर आएंगे, आप आएंगे अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए, ठीक है, कह सकते हैं, या आप अपनी आत्मा के विकास के लिए, ठीक है। आत्मा का विकास अब कैसे होगा बेटा, ये स्पिरिचुअली मेथड है सारे इसके अंदर। तो मतलब प्राणों की आहुति दे देना, प्राणों की आहुति दे देना, और किसकी तरफ चले जाना, भगवान की तरफ चले जाना, ठीक है। पर कैसे जाना है भगवान की तरफ, मतलब एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है हमारी उनसे, मतलब मेडिटेशन के थ्रू हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो क्या लिखा है, इस पर्टिकुलर गार्डन के अंदर 40 स्पीसीज हैं किसकी, मेडिसिनल ट्री की, जिसके अंदर नीम, रेड सैंडलवुड, तुलसी, ट्रॉपिकल आलमंड सिलेक्टेड फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसी औषधियां हैं जो क्या काम करती हैं, जिनके अंदर हीलिंग कैपेसिटी है, या हीलिंग कह सकते हैं आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ यहाँ पर ये एक मेथड होगा, ये एक मेथड होगा एनर्जी ट्रांसमिशन का, जिसका नाम क्या होगा, प्राणहुति, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर लाया जाएगा, तो तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। और जब भी हम तेलंगाना की बात करेंगे, 2 जून 2014 को हमारे पास क्या बना था बच्चे, तेलंगाना बना था, ठीक है। कौन है सीएम इसके, तो रेवंत रेड्डी, याद रखना है आपने। और गवर्नर कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा, याद रखेंगे। और कैपिटल सिटी क्या आती है, हैदराबाद। और अभी हमने पढ़ा कि हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन हम और देख सकते हैं कि जब हम हैदराबाद की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, हैदराबाद की, अच्छा कराया तो आपको है ना, ट्विन सिटीज वाला सिकंदराबाद भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। और हैदराबाद में एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है बच्चे, चार मीनार, ये भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चार मीनार कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, अगर आपको पता होगा इसके बारे में शायद, ठीक है, जो हमारे पास जो हमारे पास कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है। या फिर जब हम बात करते हैं किसकी, हाँ तेलंगाना की बात करते हैं, क्या तेलंगाना में बाई कैमरलिज्म है, आप मुझे बताएंगे क्या बाई कैमरलिज्म है या यूनी कैमरलिज्म है, आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है, यूनेस्को ने ऐड करे हैं, गौर करना, यूनेस्को ने ऐड करे हैं 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। आइए, कहता है यूनेस्को, अब याद करो यूनेस्को कब बना है, 16 नवंबर 1945 को। और हेडक्वार्टर कहाँ दिखते हैं इसके, हमें पेरिस फ्रांस में हमें इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कहता है यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क, अच्छा अब देखो याद होगा तुम्हें, तो अभी कुछ टाइम पहले यूनेस्को ने एक पुरानी जो बुक्स थी उनको कलेक्शन का काम करा था, मेमोरी ऑफ कुछ उसका नाम था। उसके अलावा एक ये भी आता है, फिर यूनेस्को ही सिटी ऑफ लिटरेचर भी टाइटल देता है, यूनेस्को ही सिटी ऑफ म्यूजिक देता है। तो यूनेस्को फुल फॉर्म से क्लियर है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, तो एजुकेशन के फील्ड का भी, साइंटिफिक फील्ड का भी, कल्चर का भी, इन सब के साथ कौन कोलैबोरेट करता है, यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को का एक विंग है बेटा जिसका नाम क्या है, ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल, अगर हम बात करें। और ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो ये किसकी बॉडी आती है, यूनेस्को की। और इसने अपडेट करा है कि 16 न्यू साइट्स और अक्रॉस 11 कंट्रीज टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ठीक है। उसमें से नॉर्थ कोरिया का एक आ जाता है, एक पीक है वहाँ पर, क्या नाम है इसका, माउंट पाइकतू। उसके बाद सऊदी अरेबिया मेड इज डेब्यूट विद नॉर्थ रियाद और सलमा, ठीक है। इंडिया से कोई भी लिस्ट इसके अंदर नहीं गई है, याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। विद द न्यू एंट्रीज जियो पार्क नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 229 साइट अक्रॉस कितनी कंट्रीज से 50। द नेटवर्क नाउ कंप्राइजेस 229 साइट अक्रॉस 50 कंट्रीज, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद जियो पार्क आर द मॉडल, ताकि किसे बचाया जा सके बच्चे, अपने हेरिटेज को बचाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा आप सबको पता है यूनेस्को एजुकेशनल प्रोजेक्ट को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। और उसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आता है यूएस ट्रेड एजेंसी प्लेस्ड इंडिया ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ समझना पहले ताकि आपको एक करंट अफेयर समझ में आए। ठीक है, देखिए बोलने का मतलब है कि यूएस से एक डेटा क्या करता है, पब्लिश करता है या रिलीज करता है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसका नाम है। और इस मतलब ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसी के अंदर एक वर्ड आता है बच्चे जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल। गौर करना, क्या नाम आता है इसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करके एक वर्ड आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्या टर्म आती है आपके पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप मुझे बताएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, तो गौर करते हैं जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, ये एक लीगल प्रिविलेज होता है। ठीक है, ये एक लीगल प्रिविलेज होता है जो किसी इन्वेंटर या क्रिएटर को दिया जाता है, उसके किसी अच्छे मतलब उसकी किसी क्रिएटिविटी, उसके किसी इनोवेशन के लिए उसको इस प्रकार का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो आर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें उसको ये प्रोवाइड किया जाता है। तो कहता है कि अगर हम बात करें इंडिया को इस लिस्ट के अंदर क्यों डाला गया है बेटा, क्योंकि इंडिया अभी भी किसको नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। बोलने का मतलब है कि हम इस फ्रेमवर्क के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं ला पा रहे हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया गया है। क्लियर हो गया। और याद रखना बच्चे, हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कहता है बिसाइड्स इंडिया 7 अदर कंट्रीज, ये भी आई हैं यहाँ पर, कौन कौन सी है, अर्जेंटीना, चाइल्ड, उसके बाद चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया और वेनेजुएला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है निकारागुआ ने क्या कर दिया बच्चे, एग्जिट कर लिया है या फिर कह सकते हैं विड्रॉ कर लिया है, किसके साथ, यूनेस्को के साथ। ठीक है, अब गौर करो, देखो जब हम निकारागुआ की बात करते हैं, निकारागुआ कहाँ पर आ रही है, गौर करो जरा सा, तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री आ गई आपके पास। कौन सी कंट्री आ गई है, तो ये हमारे पास सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हमें देखने को मिलती है, जिसकी कैपिटल मानागुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्या हुआ बेटा, ऐसा एक्चुअली में क्या हुआ, यूनेस्को जो है बेटा, यूनेस्को ने क्या करा, यूनेस्को ने, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे यूनेस्को ने किसी को फेवर करा, पर यूनेस्को ने अपने तहत बोलने का मतलब है, मैंने कहा ना बहुत सारी रिपोर्ट को रिलीज करता है, उसी में से उसने एक रिपोर्ट को रिलीज करा जिसका नाम था गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा। कब डिस्ट्रीब्यूट करा, वो उन्होंने 3 मई को डिस्ट्रीब्यूट करा। और 3 मई को जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा तो विनर किसको कर दिया, विनर कर दिया निकारागुआ का एक बैन न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ला प्रेसेना। क्या नाम है यहाँ पे, ला प्रेंसा, जो भी इसे पढ़ेंगे प्रेंसा, इसको वहाँ पर क्या दे दिया, इसको वहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने, इस अवार्ड से सम्मानित कर दिया इस न्यूज़पेपर को। ठीक है, बस तभी से निकारागुआ के जितने भी मतलब वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब विड्रॉ कर चुके हैं। इसकी आलोचना भी की गई और उसके बाद इन्होंने किसे छोड़ दिया, यूनेस्को को छोड़ दिया। ठीक है, यूनेस्को का मेंबर निकारागुआ कब बना था, 1952, और एक मेंबर था किसका, मतलब 194 है, अब 193 रह गई आपके पास। एज पर यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन निकारागुआ विल ऑफिशियली टर्मिनेट्स इट्स 74 ओल्ड मेंबरशिप ऑन दिसंबर 31, 2026। ठीक है, तो जा तो वो सकता ही था, पर अभी ये लिखा हुआ है 2026, वो मारो गोली, बस याद रखो कौन सी कंट्री गई है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला आता है कैनो वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम है बच्चे, ये कब बना था, 1997। कहता है ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसे प्रमोट करा होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, पर्टिकुलरली अंडर डेंजरस और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और किसके नाम पर है ये, तो गुलेर्मो कैनो इसाजा, जो कि कोलंबिया के जर्नलिस्ट थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1986 में, क्योंकि उन्होंने एक बहुत फेयरलेसली जर्नलिज्म भी करी थी और किसका क्रिटिसिज्म करा था, जो ड्रग कार्टल्स होते हैं उनका क्रिटिसिज्म करा था। ठीक है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 भी किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, जब भी अभी ये जो इसका पेपर हुआ था यार, आई थिंक इसका पेपर हुआ था इसका
पीयू का जो एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस था, वहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन था फादर ऑफ इंडियन प्रेस, याद रखना है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्रेस। मैं आपको कई बार ये पहले भी बता चुकी हूँ, फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसका नाम आता है, तो आप याद रखेंगे जेम्स अगस्टस हिकी का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जेम्स अगस्टस हिकी का नाम यहाँ पर निकल कर आता है और इनकी न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। क्या नाम था इसका? बंगाल गैजेट, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है? अगला कहता है आपके पास यहाँ पे, अगला है इंडिया और यूके ने कॉन्क्लूड कर लिया है किसको? FTA को। अब पहले समझते हैं बच्चे, ठीक है। ये आज नहीं हुआ, ये आज नहीं हुआ, ये कब से बात चल रही है इंडिया और यूके के बीच में? मई 2021 से, ठीक है। पूरी की पूरी कोशिश की गई कि जो हमारा ट्रेड है उसे क्या किया जा सके, उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे असाइन किया जा सके, ठीक है। तो बात करते हैं पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है बच्चे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जब आप बात करते हैं, ये एक प्रकार का पैक्ट होता है, ये एक प्रकार का समझौता होता है दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में, जिसमें मेन काम क्या होता है? जिसमें मेन काम होता है कम कर देना या एलिमिनेट कर देना किसको बच्चे? कस्टम ड्यूटीज़ को। गौर करना, किसको बच्चे यहाँ पे? या तो किसे कम कर देना या ख़त्म ही कर देना, कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर देना या ख़त्म कर देना, और जो भी ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं उन्हें क्या कर देना? ख़त्म कर देना या फिर उनको कम कर देना, ठीक है। तो कब जब कोई भी दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ एग्रीमेंट करती हैं और एक पैक्ट समझौता करती हैं किस चीज़ के ऊपर, कि हम अब कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे या उन्हें कम कर देंगे, या फिर हम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे या उन्हें कम कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने किसके साथ करा है बच्चे यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे यूके के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका का भी FTA है, ध्यान रखना, इंडिया और श्रीलंका का भी FTA है, बोलने का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसके साथ इंडिया नेपाल का भी है, पर इंडिया नेपाल का पूरा फ्री ट्रेड नहीं है। उसके अलावा इंडिया भूटान का भी है, ठीक है। तो इंडिया भूटान, अच्छा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे आप ट्रेड फ्री हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक हमने इनके साथ भी, नेपाल के साथ भी ट्रेड वाली ट्रीटी कर रखी है, ट्रेड फ्री वाली, और एक इनके साथ कर रखी है ट्रेड कॉमर्स, ठीक है। और एक और आती है आपके पास ट्रांजिट। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसमें और कोई भारी बात नहीं है, बस इतना सा आपको यहाँ पर देखकर ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है हमारे पास? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके बारे में भी पढ़कर वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बात करते हैं। कहता है AIFF अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2024 और 25 के। गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस करा है विनर्स को, ठीक है। कौन से साल के लिए? 2024-25 के लिए। और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर आता है? उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। तो कहता है शुभा आशीष बोस, इनको क्या मिला है? मेंस फुटबॉलर। सौम्या गुगुलोथ को क्या मिला है यहाँ पे? वुमेन फुटबॉलर, वहाँ पे देख लेंगे आप। उसके बाद है ब्रिसन करके, इनको क्या मिला है? प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। और उसके बाद है तोइजम चानू को क्या मिला है? प्रॉमिसिंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये नाम आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड कप्स के बारे में। अगर आपको याद होगा, मैं कई बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और इसके साथ हम इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक हम याद रखेंगे, एक आता है दुलीप कप या दुलीप ट्रॉफी भी इसे कहा जाता है। फिर एक आती है ध्यानचंद, याद करो ध्यानचंद आप सबको बताए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में यहाँ पर, सॉरी ध्यानचंद नहीं आएगा यहाँ पे, आगाह खान आएगा, सॉरी, ठीक है। ध्यानचंद तो आगे ना, एक आएगा आपके पास आगाह खान, ठीक है। उसके अलावा एक आपके पास आएगा वेटन, ठीक है, वेटन ये आपके पास। उसके अलावा दुरंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कप्स हैं
किसके साथ, ये कप्स है किसके साथ, आपके पास फुटबॉल के साथ। ठीक है, चलिए अगला आता है पुलिट्जर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर रहता है न्यूज़ में, बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए कहता है पुलिट्जर प्राइज बोर्ड ने अनाउंस करा है 109वां पुलिट्जर प्राइज, किस किस कैटेगरी में मिलता है, तो गौर करना, पहला जर्नलिज्म में, किसी बुक में, ड्रामा में, म्यूजिक में, और या फिर कोई स्पेशल सिटेशन, इन सब चीज़ों पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और याद रखना ये अमेरिका का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है जो किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को कितने अवार्ड मिले हैं यहाँ पे, 4 अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स इंक्रीज इट्स टोटल पुलिट्जर प्राइज, तो उनको कितने मिल चुके हैं यहाँ पे पुलिट्जर, तो 139 याद रखना है। करंटली जो है वो कितनी कैटेगरीज में दिया गया है, 24 में, उसमें से जर्नलिज्म में 15, लेटर ड्रामा म्यूजिक में 8 और स्पेशल सिटेशन में 1। अमेरिकन फोटोग्राफर है जिनका नाम है डॉगमिल, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स के, इनको ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फॉर कैप्चरिंग द अटेम्प्ट असैसिनेशन ऑफ देन यूएसए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था तब की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला सेक्शन आता है रिपोर्ट और रैंकिंग और इंडेक्सेस। ठीक है, आइए फोर्ब्स की इंडिया की टॉप सेल्फ मेड वुमेन्स का एक टैग आ चुका है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा आता है। तो कहता है फोर्ब्स इंडिया ने कोलैबोरेट करा है किसके साथ, लॉरियल पेरिस के साथ, और उसके अंदर वुमेन पावर 2025 की लिस्ट को निकाला है, जिसमें 20 एक्सेप्शनल सेल्फ मेड वुमेन आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, डॉक्टर गीता गोपीनाथ, अगर आपको पता होगा तो IMF की मेंबर हैं ये, अगर आपको पता होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, ठीक है, ये पहली डेप्यूटी MD हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा। उसके अलावा मनु भाकर, सबको पता है, शूटर है हमारे पास, और पायल कपाड़िया कौन है बेटा, फिल्म मेकर हैं बहुत बड़ी। ठीक है, और इनको अभी अभी अवार्ड दिया गया था, कौन सा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है UNDP ने डेटा रिलीज करा है किस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। ठीक है, अब गौर करना और समझना क्या बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, गौर करना। देखो बेटा, जब हम UNDP की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में किस रिपोर्ट को पेश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पेश करता है, जिसके 3 मेजर पैरामीटर है। उन 3 मेजर पैरामीटर में से सबसे पहला आता है बच्चे आपके पास एजुकेशन। क्या आता है सबसे पहले आपके पास यहाँ पे, एजुकेशन। एजुकेशन के बाद सेकंड आता है आपके पास हेल्थ, और उसके अलावा आती है आपके पास इनकम। तो ये 3 पैरामीटर आपको यहाँ पर समझने भी होते हैं और देखने होते हैं। कहता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट को रिलीज करा है, और उसका टाइटल है HDR 2025, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, और थीम क्या थी, हार्नेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारी लाइफ को बढ़ाने का क्या क्या काम है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, इंडिया का रैंक आया है HDI में कितना बच्चे यहाँ पे, 130th, कितनी कंट्रीज में से, तो आप याद रखेंगे आउट ऑफ 193 कंट्रीज में से हमारा रैंक क्या आया है बच्चे, तो आप याद रखेंगे 130th, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और स्कोर कितना है, तो 0.685, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। टॉप करने वाली कंट्री कौन सी आती है, तो टॉप करने वाली कंट्री आती है आइसलैंड, उसके बाद नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है, यही कंट्रीज टॉप करती है यहाँ पर, और इट इज़ फॉलोड बाय नॉर्वे, और उसके बाद क्या लिखा है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आप इसके साथ देखेंगे। आगे क्या आता है, अगली आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, एक चीज़ गौर करो ज़रा सा। ठीक है, अगली क्या लिखी है वहाँ पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो क्या लिखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारतीयों की बढ़ रही है, कितनी बोली गई है यहाँ पे, रोज फ्रॉम 58.6 ईयर्स से लेकर 72 ईयर्स तक देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, किसको बचाने के लिए, मतलब किसके लिए, एक बंदे की हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, उन इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव, मतलब आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
करना। उसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पोषण अभियान आ गया, जननी सुरक्षा आ गया। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो किसे बचाती हैं, मतलब जो किसकी एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती हैं। अगला आता है एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। अगर आपने गौर करा होगा तो हमने पीछे एक क्या लिखा था आपके पास, एजुकेशन, ये आपने यहाँ पर गौर रखना है, ठीक है। एक क्या आ गया आपके पास, स्कूलिंग। तो स्कूलिंग के लिए बेटा राइट टू एजुकेशन है, और भी कई सारी हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ऐसे अनगिनत चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा GNI कितना हो चुका है यहाँ पर, इंक्रीज 53%, कितना था 1990, अब हम इतना यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। UNDP के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1965 में, ठीक है। आप 11th क्लास की जब NCERT उठाएंगे तो वहाँ पे HDI के बारे में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। HDI का आइडिया 1991 में आया था, ध्यान रखना, और इसे लाने वाले दो इकोनॉमिस्ट थे। उन इकोनॉमिस्ट में से एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे और एक इंडिया के थे, ठीक है। तो हमारे वाले का नाम था अमर्त्य सेन, ठीक है। क्या ये वही अमर्त्य सेन है जिनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था, आप मुझे बताएंगे। और एक और बंदा था जिसका नाम था मजहूर उल हक, ठीक है। ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस प्रकार का एक स्केल को या इसे क्या किया था, यहाँ पर तैयार करा था, ठीक है। मजहूर नहीं बेटा, महबूब उल हक है, सॉरी, हाँ ठीक है, महबूब है, महबूब उल हक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या आता है, अगला आता है डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। आइए, कहता है इगला S शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल, ये मिसाइल अब अपने पास आ चुकी है, ठीक है। आपको पता है S-400 ने क्या काम करा है हमारे लिए, ये हम सब जानते हैं, उसे बिल्कुल हम मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ने फ्रेश बैच लिया है रशियन ओरिजिन इगला S मिसाइल का, जो कि पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, शोल्डर फायर्ड वेपन है, डिजाइन टू न्यूट्रलाइज, गौर करना किसको न्यूट्रलाइज करेगी, लो फ्लाइंग थ्रेट, ठीक है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, UAV हो गया, कोई एयरक्राफ्ट हो गया। और ये कहाँ पर मतलब फोकस्ड रह सकती है, फॉरवर्डेड एरियाज और माउंटेनियस टेरेन में भी रह सकती है, ठीक है। कितने करोड़ का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो 260 करोड़ का, याद रखेंगे आप। एंड इट इज कैपेबल ऑफ एंगेजिंग टारगेट मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक का, 6, और कितना ऑल्टीट्यूड, तो याद रखना है 3.5 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड को ये टारगेट कर सकती है, ठीक है। तो कैसी मिसाइल हुई आपके पास ये, तो ये हमारे पास मिसाइल बनी कैसी वाली, सरफेस टू एयर मिसाइल हमें देखने को ये मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है इंडिया और मालदीव्स ने HADR एक्सरसाइज करी है। HADR क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। गौर करो, ये अपने पास इंडिया आ गया, यहाँ पर अपने पास आ गया अरेबियन सी, और इसी अरेबियन सी में यहाँ कहीं पे आता है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप के अगर आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स और हमने एक क्या करा है, कह सकते हैं आप एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम, और किसके ऊपर करी है बच्चे, तो ये डिजास्टर रिलीफ को लेकर यहाँ पर की गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो मालदीव्स कहाँ पर आती है ये कंट्री, तो आप याद रखेंगे आइलैंड कंट्री है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपके पास। और आइलैंड कंट्री कौन से ओशन में है भैया, अरेबियन सी है, तो कौन सा ओशन आएगा, इंडियन ओशन में है, याद रखना है। और उसके अलावा इसकी कैपिटल क्या देखने को मिलती है, माले, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कैसी कंट्री है, इस्लामिक है, पॉइंट याद रखने वाला बनता है आपके पास, ठीक है। और याद रखना ये जो लक्षद्वीप है, गौर करेंगे आप यहाँ पे, ये जो लक्षद्वीप है ये आ गया हमारे पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और इसके बीच में, मालदीव्स के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल, जो किस किस को सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को। अच्छा, लक्षद्वीप का भी एक पॉइंट है वहाँ पर, लक्षद्वीप के पॉइंट का नाम है मिनिकॉय, ठीक है, ये आइलैंड है छोटा सा मिनिकॉय। और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में एक चैनल है, चैनल का नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। आप मुझे बताएंगे 9 डिग्री चैनल कहाँ है और 10 डिग्री चैनल कहाँ है, ठीक है। ये करा चुकी हूँ मैं आपको अंडमान निकोबार के करंट अफेयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन कौन सा आता है, स्पोर्ट्स, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेंगे कौन जीता है, ठीक है। अगला आता है रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दिया है, किसके साथ अनाउंस कर दिया है अपनी रिटायरमेंट को, और किसके साथ रिटायरमेंट अनाउंस करी है, टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, याद रखना है आपने। और अभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, ओडीआई में। कितने मैच खेले हैं, 67, कितने रन बटोरे हैं, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे। और देखो क्या लिखा है, 2020 में इनको हम क्या किससे नवाज चुके हैं, तो आप याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है, ठीक है। और याद रखना ये इंडिया का लिखा है वहाँ पर, इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, याद रखना, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है BWF। अब ये बैडमिंटन के साथ आता है आपके पास, ठीक है, अब बैडमिंटन के साथ ही आता है, हाँ। और इसमें आई थिंक 2 कप आएंगे आपके पास, ठीक है, वो 2 कप आपको देखने पड़ेंगे। पहले कप के बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं, ठीक है। एक लिखा है आपके पास थॉमस और एक लिखा है उबर, ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। कहता है चाइना ने 14th इस कप को क्या कर लिया है, मतलब 14th बैडमिंटन फेडरेशन सुदीर्मन कप टाइटल को क्या करा है, अचीव करा है। किसे हराया है, साउथ कोरिया को, याद रखना है। और देखो क्या लिखा है, इंडिया जो है, अब हमें ये देखना होता है, इंडिया डिड नॉट एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल, तो हम क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं आ पाए, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब कहता है हुआ कहाँ ये, और पूरा का पूरा, तो ये कहाँ पर हुआ है, चाइना में हुआ है, याद रखना, ठीक है। अब कहता है और ये कितने सालों में होता है, तो इट इज हेल्ड एवरी 2 years एंड इज कंसिडर्ड द प्रीमियर मिक्स्ड टीम इवेंट इन बैडमिंटन। जब लड़कों की बात करते हैं तो थॉमस कप आता है, और जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो आता है उबर कप, ठीक है। द ओनली विनर्स आर चाइना, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर दिखते हैं, कुआलालंपुर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन आता है बैंकिंग और इकोनॉमी, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई ने 2.52 करोड़ की पेनल्टी लगाई है 5 बड़े बैंकों पे, ठीक है। उसमें से एक बैंक है ICICI, ठीक है। और क्यों है ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे बच्चा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा आपके पास, उसके बाद है अगला बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद है IDBI, और उसके बाद है एक्सिस, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है डेज, और डेज को पढ़कर भी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अगला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि फादर ऑफ इंडियन प्रेस कौन आते हैं हमारे पास, फादर ऑफ इंडियन प्रेस आते हैं कौन, तो आप गौर रखेंगे कौन आते हैं, ये आते हैं हमारे पास जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है हमारा, 19 है, ठीक है। 19 के भी क्लॉजेज हैं, उसके अंदर आता है। कहता है थीम क्या है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, याद रखना है। और ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और याद रखना, इसी न्यूज़पेपर की वजह से, या इसी न्यूज़पेपर को अवार्ड मिलने की वजह से किसने अपने आप को एग्जिट कर लिया है, तो याद रखेंगे किसने एग्जिट कर लिया बच्चे, ये एग्जिट कर लिया है किसने, निकारागुआ ने, किससे, यूनेस्को से, ठीक है। उसके साथ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी रिलीज हुई है, जिसका नाम है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स आ जाता है आपके पास प्रेस वाला, जिसमें अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें तो कितना रैंक है हमारे पास, तो आप याद रखेंगे 151 इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 180th कंट्रीज, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ल्ड लाफ्टर डे, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसके साथ ही आता है, थीम पढ़ लेंगे, लाफ फॉर हेल्थ एंड पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे, कब मनाया जाता है बच्चे, 8 मई को। अब इसके साथ भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, ठीक है। चलिए कहता है यहाँ पर, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रेड क्रॉस वाले के बारे में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहता है वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट डे, अगर हम बात करते हैं ये कब मनाया जाता है, 8 मई को। ये उनको दिया जाता है, मतलब ये किसकी याद में मनाया जाता है, लोगों के सिद्धांतों को, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, ठीक है, मतलब हमने मदद करी होगी किसी की यार, उस सेंस में इसको मनाया जाता है। तो क्या आता है, कीपिंग ह्यूमैनिटी लाइफ, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं, तो हेनरी ड्यूनांट, ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला सेक्शन आता है बुक्स, और बुक्स लास्ट होगा आपके पास, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है बुक आई है बच्चे जिसका नाम है द
अंडरलाइंग या फिर सॉरी द अनडाइंग लाइट। ठीक है, गौर करना ये किताब किसने लिखी है, ठीक है, गौर करना, समझ में आएगा। गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपको जब मैं आपको गांधीयन एरा पढ़ाती हूँ तो गांधीयन एरा के अंदर हम गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। सबको पता होगा हम किसके बारे में बात करते हैं, गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में, जिसमें हम 2-4 फैक्ट सीख कर आते हैं। हम पढ़ते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम सब पढ़ते हैं। उनके बेटों में हम नाम पढ़ते हैं देवदास का, ठीक है, एक बेटे का हम नाम पढ़ते हैं, क्या नाम है बेटा उसका, देवदास। अब ध्यान रखना, देवदास की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ ये एसोसिएटेड है, गौर करना, ठीक है तो ये किताब किसके साथ एसोसिएटेड, महात्मा गांधी के साथ है, ठीक है। पर लिखने वाला कौन है बच्चे, गोपाल कृष्ण गांधी। और गोपाल कृष्ण गांधी किसका बेटा है, तो ये गांधी मतलब सॉरी ये मतलब गोपाल कृष्ण जो गांधी है वो किसके बेटे हैं, वो देवदास के बेटे हैं। और देवदास किसके बेटे थे, महात्मा गांधी के बेटे थे, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं न्यूज़ पे, क्या लिखा है समझते हैं, ठीक है, गौर करो, देखो क्या कहता है। कहता है द मेमोयर स्टार्ट विद डीपली पर्सनल रिकलेक्शन ऑफ महात्मा गांधीज असैसिनेशन। हम सबको पता है कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी इनको, कहाँ पर, बिरला हाउस में, सबको पता है, ठीक है, और ये डे भी हम पढ़ चुके हैं। कहता है तब ये कितने साल के थे गोपाल कृष्ण गांधी, केवल और केवल 3 साल के ये थे, ठीक है। कहता है गोपाल कृष्ण देवदास गांधी, कुछ याद आया, देवदास, ठीक है, देवदास गांधी ग्रैंडसन है किसके, महात्मा गांधी के, और किसके बच्चे, सी राजा गोपालचारी के। अब गौर करना, सी राजा गोपालचारी फादर इन लॉ हैं, ध्यान से सुनना, फादर इन लॉ हैं किसके, देवदास के। किसके हैं, तो फादर इन लॉ थे देवदास के, ठीक है। और एक पॉइंट और आपके पास वहाँ स्टैटिक लिखा हुआ है कि सी राजा गोपालचारी इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल है, ठीक है, गौर करना। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, और 1947 के बाद 47 के बाद आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन रहे थे, तो सी राजा गोपालचारी हमारे पास रहे थे। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कहता है ये जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं ये गवर्नर भी हैं, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के थे, सॉरी, कहाँ से कब से कब तक के, तो 2004 से लेके 2009 तक के, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।